Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Bon Patidar and I welcome you to my YouTube channel. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम इंस्ट्रूमेंट डेटा को डंप में सेव कर रहे थे और कैसे हमने सेगमेंट वाइज डेटा को भी सेव किया था एक पर्टिकुलर फोल्डर में। और हमने बोला था कि उन सेगमेंट्स में से जो हमको चाहिए होगा उसका हम यूज़ करेंगे और उसका इंस्ट्रूमेंट टोकन निकालेंगे और उसका हिस्टोरिकल डेटा फैच करेंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए मेरा मन हो रहा है कि मुझे इंडाइसिस की बैक टेस्टिंग करनी है, तो मुझे इंडाइसिस के इंस्ट्रूमेंट टोकन्स निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो इंडाइसिस वाली फाइल है उसको एक्सेस करूँगा और उसके अंदर से सारे इंस्ट्रूमेंट टोकन लूँगा और उनको यहाँ पर यूज़ करूँगा जहाँ पर पहले मैं मल्टीपल टोकन्स यूज़ कर रहा था, जिससे मुझे उन सारे टोकन्स का हिस्टोरिकल डेटा मिल जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं अब स्क्रीन पर आके इसको कैसे करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको दिख रही है। अब एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये जो अपन ने इंस्ट्रूमेंट टोकन पिछली बार यूज़ किए थे ना, वो कुछ इस फॉर्मेट में किए थे। अब हम चाहते हैं कि ये जो टोकन ना लेकर हम लोग जो फाइल में सेव्ड है वो टोकन्स लें, और वो भी इंडाइसेस के, क्योंकि हम इंडाइसेस को ट्रेड करने वाले हैं या फिर इंडाइसेस का हम हिस्टोरिकल डेटा इकट्ठा करने वाले हैं। अब उसके लिए हम लोग देख लेते हैं, ये फाइल हमारी क्रिएट हुई थी हमारे फोल्डर के अंदर जहाँ पर हम प्रोग्राम बना रहे हैं, सेगमेंट CSV फाइल्स। अब इसमें इंडाइसेस वाली फाइल कौन सी दिख रही है आपको, ये वाली, करेक्ट। अगर आपको इसको ओपन करके देखना है तो आप इसको एक्सेल में ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं बट इतना अच्छा दिखेगा नहीं। ये देखो, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें कुछ ऑप्शंस है जैसे ट्राई वेब स्टॉर्म, तो हो सकता है कि आपको एक्सेल जैसा दिख जाए, बट ठीक है, डाउनलोड करके देखेंगे, अभी नहीं देख रहा हूँ मैं। अदरवाइज फिर से मेरे को नहीं जाना, मैं एक्सेल में खोल के देख लेता हूँ इससे अच्छा। तो पहले हम इसको रिवील इन फोल्डर करेंगे, ओपन इन फाइंडर, जो आपका फाइल एक्सप्लोरर रहता है, ये फाइल आ गई। इसके ऊपर डबल क्लिक किया मैंने और ये हमारी फाइल आ गई। तो हमको कौन सी चीज़ एक्सेस करना थी, ये इंस्ट्रूमेंट टोकन। तो ये सारे इंडाइसेस इसके अंदर है। अब सोचो यार, आप और मैं कितने इंडाइसेस देखते होंगे, मे बी 10 20 30 समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर कितने इंडाइसेस है मैं आपको बताऊँ क्या, 167। तो वही बात कर रहा था ना मैं कि इंस्ट्रूमेंट टोकन्स जो रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस। अब हो सकता है आप इसमें से कुछ ड्रॉप करना चाहे तो कर सकते हैं। हाउएवर, इफ़ यू वांटेड टू कलेक्ट एवरीथिंग, मीन्स ईच एंड एवरी डेटा, दैट ऑल्सो यू कैन डू दैट। अब हो सकता है कुछ इंडाइसेस में इतने डेटा अवेलेबल नहीं हो। मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप सब जानते हैं कि निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, ये बहुत सालों से ट्रेड कर रहे हैं। देन व्हाट अबाउट निफ्टी IT, निफ्टी फिन निफ्टी, मतलब ये जो नए नए इंडेक्स आए ना, इनका डेटा आपको बाद का ही मिलेगा। तो उतना पुराना नहीं, बट जब से आए हैं तब से डेटा मिल जाएगा। मेरा उद्देश्य यही था कि जब मैं सेगमेंट वाइज इनको डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं सेगमेंट वाइज सारों का डेटा निकाल सकूँ। तो मैं यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि सारे के सारे डेटा को मैं ले पाऊँ। तो हम प्रोग्राम पे चलते हैं और देखते हैं हम कैसे अचीव कर पाते हैं। अभी हम लोग अपना प्रोग्राम खोलेंगे जो हमने अपना पाइचाम में लिखा है, और हम यहाँ पर ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट ना देकर जो फाइल में स्टोर है वो देंगे। अब वो कैसे एक्सेस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका बहुत सिंपल सा फंडा होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अपन फाइल पाथ निकाल लेते हैं। फाइल पाथ का मतलब कि उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ क्या है। अब जब हम इस फोल्डर में हैं तो हमको जाना कहाँ है, जब हम यहाँ लिख रहे हैं इसका मतलब हम इस फोल्डर में तो आ चुके। सबसे पहले जाएंगे हम सेगमेंट CSV फाइल्स में। तो कैसे जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो भी लिखना है वो डबल कोट के अंदर लिखना है, क्योंकि ये जो ट्रीट होने वाला है ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेगमेंट CSV फाइल्स, देन स्लैश लगाता हूँ क्योंकि उसके अंदर जाना है मुझे, और फिर मैं लिख देता हूँ इंडाइसेस डेटा.csv। ठीक है, तो ये मेरा पाथ हो गया। अब इसके अंदर जाके मुझे फाइल रीड करनी है। अब कैसे रीड करूँगा वो बता देता हूँ। अब मैं देख देता हूँ जो मैं रीड कर रहा हूँ ना, इंडाइसेस डेटा फ्रेम, तो DF लिख देता हूँ मैं। और इसके लिए मैं रीड करने के लिए सिंपल pd.read.csv और उसके अंदर ये फाइल पाथ डाल देते हैं, बस। तो अभी जो जो भी डेटा उस CSV फाइल में था वो इंडाइसेस DF के अंदर आ चुका, मतलब डेटा फ्रेम में आ चुका। अब डेटा फ्रेम में जो भी कॉलम वॉलम है उन सबको ट्रीट करते हैं और उसमें से अपन इंस्ट्रूमेंट टोकन निकालते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा, हमने जो इंस्ट्रूमेंट टोकन निकाला था वो कैसे निकाला था। पहले यहाँ सिंबल निकाला था, सिंबल से फिर अपन ने इंस्ट्रूमेंट टोकन निकाला था, करेक्ट ना। तो कुछ इसी फॉर्मेट में निकालें या कैसे निकालें, हम देख लेते हैं हमको कैसे अच्छा बैठ रहा है, उसके हिसाब से निकालेंगे। जैसे हम निकाल लेते
4 इंस्ट्रूमेंट टोकन इन इंडाइसेस डीएफ, और इसके अंदर क्या निकालना है हमको देखना है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हमको यहाँ पर हेडर लिखना पड़ेगा, और ये है ये वाली लाइन। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर अपना पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो भी इंस्ट्रूमेंट टोकन है ना इसके अंदर, वो सब आ जाएंगे। अब ये मैं पास कर सकता हूँ यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेडिंग सिंबल की जगह इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर वो वाली लाइन लिख देता हूँ। कौन सी वाली? ये वाली। अब एक और चीज़ समझने वाली बात है, हमने यहाँ पर ट्रेडिंग टोकन लिखा है, यहाँ पर ट्रेडिंग टोकन लिखा है, बट हमको इंस्ट्रूमेंट टोकन चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट टोकन आ गया। अब एक और चीज़ है कि इस इंस्ट्रूमेंट टोकन के अगेंस्ट कौन सा ट्रेडिंग सिंबल है वो पता करना ज़रूरी है। कारण क्यों है? क्योंकि जो हम नाम के साथ सेव करने वाले हैं इस टाइप के फॉर्मेट में, इसमें हम इंस्ट्रूमेंट टोकन रख के सेव करेंगे ना, तो हमको पता नहीं चलेगा कौन से इंडेक्सेस का वो सेव हो रहा है। अब निफ्टी का आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी का अलग याद रखना पड़ेगा, उतना होता नहीं है। तो हम जो रीड कर पाते हैं ना उस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। इंडेक्सेस डीएफ पे जाएंगे, फिर इसके अंदर इंडेक्सेस डीएफ पे जाएंगे, और इसमें से हम इंस्ट्रूमेंट टोकन को मैच करके निकालेंगे। और वो टोकन किसको मैच होना चाहिए? इज इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट टोकन को। तो वो वाली रो फेच हो जाएगी इससे, जिसमें इंस्ट्रूमेंट टोकन होगा, जिसको करंटली इस लूप में ले रहा होगा। अब ये तो पूरी रो फेच हो गई, बट हमको चाहिए पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिंबल, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रेडिंग सिंबल। अब जो वहाँ पर हेडर है ना वही लिखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर अगर कुछ एरर आता है तो फिर दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उसको। अब इसमें डॉट वैल्यू कर देंगे ना, तो दैट वुड बी बेटर। नाउ हमारे पास सब चीज़ें आ गई, हिस्टोरिकल डेटा आ गया। अब इसमें एक चीज़ जो हम पिछली बार मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि डेटा को ओवरराइड कर रहा था, तो हमको उसको अपेंड करना था ना। तो हर बार जब ये चलेगा तो इसको अपेंड करना है डेटा को। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उसका मोड ए सेट करना पड़ता है। ए का मतलब अपेंड करेगा, और हेडर मतलब फॉल्स, मतलब क्या है, अपेंड करते टाइम वो हेडर नहीं लेगा, और अपेंड नहीं कर रहा उस टाइम पे हेडर लेगा। तो फिर क्या करेगा, उसी डेटा में वो लिखता जाएगा। तो अभी अपने पास पूरा प्रोग्राम आ गया है जो क्या करेगा, पूरा काम कर पाएगा। तो ठीक है, तो अभी मैं इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है बेसिकली। ऑब्वियसली नहीं चलेगी ना, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये भी नहीं है। अभी मुझे इन दो चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो आई एम कमेंटिंग इट आउट। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी हाउ फार डज इट गो। It will give me the error because I have not changed the ENC token first. We are going to see some other format also, where we are going to take this ENC token in env file, .env file, because that is much better approach. You cannot disclose the ENC token to each and everyone, and especially you should not be writing it in your program. You should access it from .env file, which will be hidden by the way, but you will be able to access it through some methods. Now let me run this program and see whether I am facing any error or not. It is giving me that from date is not defined for split range. Now you will understand. From date मतलब कब से आप लेना चाहते हैं, करेक्ट ना? वो मैंने यहाँ पर उसको डिलीट कर दिया है। तो लेट्स सी फ्रॉम डेट क्या लेंगे हम। मैंने बोला था कि 2014 ऑनवर्ड्स डेटा अवेलेबल है, तो मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। जो अपना फॉर्मेट कौन सा था उसी में लिखेंगे, क्योंकि आगे जाके हमको रीड करने में इशू नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉम डेट और टू डेट मेंशन कर दिए। फ्रॉम डेट मैंने लिए 1 जनवरी 2014 से लेकर टू डेट 31 जनवरी 2025, जो रिसेंट मंथ एंड हुआ है तब तक। नाउ लेट मी रन दिस, बिकॉज अर्लियर आई हैव जस्ट रिमूव दिस पोर्शन, दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग मी द एरर। नाउ इट इज सेइंग दैट टाइम फ्रेम इज नॉट डिफाइंड। You know what is the problem? Because we are mentioning it outside this particular loop. So let me mention it inside the loop, because the time frame is coming inside this loop only, na? Here. What will happen now? It will come here and then again it will split. Means first time ये loop run करेगा
और जो डेट टाइम उसको स्प्लिट कर देगा, बट जब सेकेंड टाइम आएगा फिर से स्प्लिट करना चालू कर देगा। तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या करेंगे, ये फोर लूप जो हमने पहले लगाया था इसको बाद में लगा देते, तो ये प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगी। इसको टैब मार देंगे और मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर आपको इसको इधर शिफ्ट करना हो एक इंडेंटेशन के साथ तो शिफ्ट टैब दबा दीजिएगा। दैट्स इट। नाउ लेट मी रन दिस अगेन। नाउ इट इज शोइंग डेट टाइम इज नॉट डिफाइंड। तो हमने इंपोर्ट नहीं किया है यहाँ पर, इसलिए देख रहा है। मैं आपको एरर इसलिए बता रहा हूँ भाई कि आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, तो मैं यहाँ पर ही बता दूंगा तो आपको इश्यू नहीं आएगा आगे, वरना फिर आप उलझते रहेंगे और आप परेशान होते रहेंगे। अभी मैं सॉल्व करके दे देता हूँ तो आपको पता रहेगा ठीक है ऐसे सॉल्व करना है। नाउ इट इज़ शोइंग दैट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वैल्यू मैंने लिखा था ना, इसकी वैल्यू, लेट मी रिमूव दिस। नाउ सी आई हैव डन सम मॉडिफिकेशन ईयर एंड आई विल शो यू वाई। जो हम यहाँ पर वैल्यू लिख रहे थे उसको हटाया था पहले हमने, तो फिर क्या आ रहा था, उस पर्टिकुलर बॉक्स को ले रहा है वो, बॉक्स के अंदर की वैल्यू को नहीं ले रहा है। मतलब उस बॉक्स में सोचते हैं कि उसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सकती, तो मैंने इसमें क्या लिखा है, जीरोथ, क्योंकि एक ही वैल्यू मुझे पता है तो वही वैल्यू लेनी है मेरे को, तो मैंने जीरो लगा दिया तो पर्टिकुलर वैल्यू लेने लग गया। वैसे इसके अलग मेथड्स भी होते हैं, मैं उतना डीप में नहीं जाना चाहता अभी। तो ये ज़ीरो लिख दीजिए तो आपका जो नेम होता है ना उस करेक्ट आ जाएगा। ओके, नाउ इफ यू रन द प्रोग्राम इट विल रन करेक्टली। ओके, एंड इट विल स्टार्ट फेचिंग द डेटा, एंड वही आपका जो हिस्टोरिकल डेटा है दैट विल स्टार्ट अपेंडिंग, एंड यू विल गेट द फाइल्स ऑल्सो। जैसे आप निफ्टी का जो भी ले रहे हैं 1 मिनट 3 मिनट वो यहाँ पर मिलता जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं रहा है, काम तो हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे तो आपको बताता रहेगा, और जब भी कंप्लीट हो जाएगा इट विल स्टॉप। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि आप ह्यूज ह्यूज डेटा फैच कर रहे हैं, सो देर आर सम लिमिटेशंस। कैसे, आप जब फैच कर रहे हो सकता है 24 आवर्स ले ले। जब आप 24 आवर्स ले लेंगे तो ENC टोकन चेंज हो जाएगा, ENC टोकन की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी। तो आपको बीच में जब भी एक्सपायर होता है तब उसको चेंज करना है। उसका भी ऑटोमेटिक वे में आपको आगे आने वाले वीडियो में बता दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं सर्वर पर तो आपने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई है, बट सर्वर के ऊपर एक चीज़ है कि आप 1 सेकेंड में 3 से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते, तो हम कॉन्करेंट टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो हिस्टोरिकल डेटा फेच है उसको फेच करना सीख लिया, और आज हमने एक और चैलेंज था उसको ओवरकम कर लिया कि कैसे हम इंस्ट्रूमेंट टोकन को ऑटोमेट कर देंगे कि वो सिस्टम से ही फेच करे और उसके हिसाब से ही ले, कैसे डिफरेंट फाइल्स बनेगी और सब चीज़ें। बस इतना ही था। अब वो फाइल से अपडेट करना, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन है, वो भी हम फ्यूचर में ट्राई करेंगे और आपको वीडियोस कंटिन्यूसली मिलेंगे। Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.